हेलो बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं आकाश फ्रॉम लर्नो हब, जहां पर आप सीख सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। बच्चों, आज हम क्लास 12 के प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और आपको भी मेरे साथ नोटबुक और पेन लेकर क्वेश्चन सोल्व करने हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे समझ सके। ठीक है, आर यू रेडी? चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, मुझे उम्मीद है आपने क्लास 12 की प्रोबेबिलिटी का वन शॉर्ट वीडियो देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वो वीडियो देख ले ताकि आपका सारा का सारा प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट बहुत अच्छे क्लियर हो जाए, वो भी सिर्फ एक वीडियो में। तो आज के क्वेश्चन सोल्व करने हैं पहले मैं कुछ फॉर्मूला डिस्कस करना चाहूंगा जो आज के क्वेश्चंस में बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई यूनियन एफ इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ। तो ये फॉर्मूला आपने पहले भी पढ़ा होगा सेट वाले चैप्टर में। ठीक है, तो इसको हम यूज करेंगे। और सेकंड फॉर्मूला है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई सच दैट एफ इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, अगर इसको हम थोड़ा एक्सपेंड करें तो हम लिख सकते हैं दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगी? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। ठीक है, ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आएगा एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन ऑफ एफ। तो आप अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो हम इस फॉर्मूले से भी जा सकते हैं अगर प्रोबेबिलिटी दी हुई है, और अगर सिर्फ एलिमेंट्स गिवन है तो हम इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, तो हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट हो जाएगी। तो चलिए इन्हीं फॉर्मूलाज के साथ हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। Given that E and F are events such that PE equals to 0.6, PF equals to 0.3 and E intersection F equals to 0.2, find PE by F and PF by E। तो हमें प्रोबेबिलिटीज गिवन है E की और F की, और इंटरसेक्शन की भी गिवन है E और F के इंटरसेक्शन की 0.2। तो अब हमें कैलकुलेट करना है PE by F। तो चलिए PE by F हमने बताया था फॉर्मूलाज क्या होगा? P इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। तो जो बाद में लिखा रहता है ना उसकी हम प्रोबेबिलिटी डिनोमिनेटर में लिखते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F कितना गिवन है? 0.2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ F कितना गिवन है? 0.3। तो ये आ जाएगा डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2/3। इतना क्लियर है? तो चलिए अगला देख लेते हैं पी एफ बाई ई। तो पी एफ बाई ई इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन, तो जो बाद में है उसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और ये किसके इक्वल आ जाएगी? देखो एफ इंटरसेक्शन ई या ई इंटरसेक्शन एफ दोनों सेम ही होता है, तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे? 0.2 लिख लेंगे अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, वो कितना गिवन है हमें? 0.6। तो अगर डेसिमल हटा दें हम तो 2/6 या 1/3। तो इस तरीके से हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व कर लेते हैं। कंप्यूट पी ए बाई बी इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 0.32। तो ये भी हम लास्ट क्वेश्चन की तरह सोल्व कर लेंगे। हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.32 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना गिवन है? 0.5। ठीक है,
तो इसका हम डेसिमल रिमूव कर देते हैं तो यह आ जाएगा 32/50 और अगर 2 से हम डिवाइड कर दे ऊपर नीचे तो यह आ जाएगा 16/25। तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B आ गई है वो आ गई है 16/25। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। If probability of A equals to 0.8, probability of B equals to 0.5 and probability of B by A is 0.4. Find फर्स्ट पार्ट है probability of A intersection B। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लेंगे, कौन सा? हमें पता है B by A, तो probability of B by A it will be probability of A intersection B। ठीक है, आप B इंटरसेक्शन A भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A हमें गिवन है 0.4। तो चलिए इसको पुट कर देते हैं वैल्यूज को। 0.4 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, तो फाइंड आउट करना है अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A, वो कितना है 0.8। तो अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू 0.4 इंटू 0.8, तो ये कितना आ जाएगा 0.32। तो इसी तरीके से हम A इंटरसेक्शन B के प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लिए हैं। और सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B कैलकुलेट करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B, इसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो इसके लिए क्या करना होगा, ये हम तो कैलकुलेट ही कर चुके हैं 0.32। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना गिवन है हमें 0.5। तो अगर हम डेसिमल्स रिमूव कर दें तो ये आ जाएगा 32/50 और 2 से डिवाइड कर दे ऊपर नीचे तो ये आ जाएगा 16/25। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देख लेते हैं। तो थर्ड पार्ट के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एक, क्या, दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B will be equal to number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B। ठीक है, वहां पे मैंने E और F यूज किया था, बट यहाँ पे A और B है, सेम बात है दोनों। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम दोनों साइड नंबर ऑफ S से डिवाइड कर दे, मीन्स नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दे, तो क्या क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ S, NS, यहाँ पे भी NS और यहाँ पे भी NS। तो ये आ जाएगा फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूला को भी डायरेक्ट याद रख सकते हैं और इसके हेल्प से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B ये कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A चाहिए जो है हमारा 0.8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B हमारा 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, तो हमने अभी कैलकुलेट किया है कहाँ पे, यहाँ पे, तो 0.32। चलिए ये भी पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 0.8 प्लस 0.5 में से 0.32 जाएगा तो कितना बचेगा 0.18, और इन दोनों को अगर ऐड कर दे तो ये आ जाएगा 0.98। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B हमारा आ गया है 0.98। तो इस तरीके से हम सारे पार्ट सोल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इवेल्युएट प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इफ 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इक्वल्स टू 5/13 एंड PA by B इक्वल्स टू 2/5। तो हमें पता है दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, हमने लास्ट क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज किया है, क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। ठीक है, तो हमें यहाँ पे A भी पता है, प्रोबेबिलिटी A और प्रोबेबिलिटी ऑफ B भी पता है, बट ये नहीं पता, ये कहाँ से पता चलेगा, यस ये इन तीनों की इंफॉर्मेशन से पता चलेगा। तो चलिए फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। हमें पता है दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B इज 2/5। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, P A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ, किसकी आएगी, जो बाद में लिखा हुआ है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B, तो यहाँ पे हमें ये गिवन है 2/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B तो हमें कैलकुलेट करना है ताकि हम यहाँ पे पुट कर सके
और ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सके। तो चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट कर लेंगे, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 5/13, ठीक है। तो यहां से अगर हम इसकी मल्टीप्लाई कर दे तो यह आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 2/5 इंटू 5/13। तो 5 से 5 जाएगा तो ये बचेगा 2/13। तो इसको चलो इसमें पुट कर लेते हैं फॉर्मूला में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, गलती नहीं करनी है, 2PA इक्वल्स टू 5/13 है। अगर हमें PA कैलकुलेट करना हो तो चलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो 2PA है हमारा 5/13, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो PA कितना आ जाएगा 5/26, 2 से मल्टीप्लाई होगी 13 में, तो ये आ गया हमारा 5/26 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 5/13, ये तो इक्वल है, और माइनस जो हमने अभी कैलकुलेट किया है ये भी पुट कर देते हैं -2/13। तो अब यहाँ पे आप देखो 5/26 और यहाँ पे अगर आप देखो तो 13 है डिनोमिनेटर में, तो एलसीएम सेम रहेगा, तो 5 - 2 3/13 आ जाएगा, ठीक है। तो 3/13 यहाँ पे चलो एलसीएम ले लेते हैं 26, तो यहाँ पे 5 ही रहेगा, प्लस 13 से 26 को डिवाइड करेंगे 2 बचेगा और उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 में, तो 2 3 जा 6, तो ये आ जाएगा 11/26। तो ये क्या आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू 11/26, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व कर लेते हैं। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 6/11, probability of B is 5/11 and probability of A union B is 7/11, then find फर्स्ट पार्ट है हमारा probability of A intersection B। तो अभी तक हम probability of A union B का फॉर्मूला यूज करते आ रहे हैं, उसी को लिख लेते हैं, उसी से हम ये कैलकुलेट कर लेंगे। तो probability of A union B क्या होता था, probability of A प्लस probability of B माइनस probability of A intersection B। ये तो आपको याद ही हो गया होगा, अब इतनी बार यूज कर लिया है। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि इस टर्म को हम इधर ला सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही तो हमें कैलकुलेट करना है, और ये वाला टर्म को हम राइट हैंड साइड में ले जा सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूलाज हैं, आप इनको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पुट कर लेते हैं 6/11 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा 5/11 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये कितना है 7/11। इतना क्लियर है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सारे डिनोमिनेटर्स 11 है, तो मैं एलसीएम ले लूँगा, वो भी 11 ही आएगा। तो 6 + 5 - 7, तो ये कितना हो गया 6 + 5 कितना हो गया 11 - 7, तो ये कितना आ गया 4/11। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गई हमारी 4/11। चलिए सेकंड पार्ट सोल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये तो आपको याद ही हो गया होगा, जो बाद में है उसका डिनोमिनेटर में लिखना है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे पी ए इंटरसेक्शन बी हमने अभी कैलकुलेट किया 4/11, तो चलिए इस वैल्यू को पुट कर लेते हैं 4/11 इक्वल अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, वो कितना गिवन है 5/11, तो 5/11, तो 11 से 11 कैंसिल, तो ये कितना आ गया 4/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी हमारा कितना आ गया 4/5। तो चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए भी यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए ये कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। अब मैंने पहले भी बताया है कि बी इंटरसेक्शन ए हो या ए इंटरसेक्शन बी हो, दोनों एक ही बात है, तो कॉमन एलिमेंट्स की बात ही करते हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। तो इसको हम पुट कर लेंगे क्या 4/11। तो चलिए 4/11 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना गिवन है 6/11, तो यहाँ पे हमारा 11 से 11 कैंसिल, तो ये कितना आ गया 4/6,
और इसको अगर हम 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दे तो ये आ जाएगा 2/3। तो P B/A भी कितना आ गया हमारा 2/3। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व कर लेते हैं अब। डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F इन एक्सरसाइजेज 6 to 9। तो क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 9 तक हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F कैलकुलेट करना है। तो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F, या इसका दूसरा फॉर्मूला भी मैंने लिखाया था, क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E इंटरसेक्शन F अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F। ठीक है, तो कोई भी आप यूज कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। ठीक है, वेयर दीज आर द ऑप्शंस। तो सबसे पहले हम 3 टाइम्स जब कॉइन टॉस किया जाता है उसका सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। तो सैंपल स्पेस क्या होगा? सपोज तीनों कॉइन पे हमारा जो हेड अपीयर हो रहा है, ठीक है, कोई भी टेल नहीं है, और आगे हम देखते हैं कि एक टेल अपीयर होता है, ठीक है, HHT। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? HTH भी लिख सकते हैं कि भाई जो टेल है वो सेकंड कॉइन पे अपीयर हो गया, या एक टेल फर्स्ट कॉइन पे अपीयर हो गया। तो ये तीनों केस वे हैं जब एक टेल अपीयर हुआ, 1 टेल, ठीक है। और अगर 2 टेल्स अपीयर होते हैं तो हम लिख सकते हैं TTH, THT और HTT। तो ये कौन से केस हो गए? जब 2 टेल्स अपीयर हो रहे हैं, ठीक है। और अगर तीनों पे 3 टेल्स अपीयर होंगे, जैसे तीनों पे हेड अपीयर हुआ था, तो उसका केस क्या होगा? TT और T। तो ये हमारा टोटल सैंपल स्पेस हो गया। इसमें 8 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है। जब भी 3 कॉइन्स टॉस किए जाते हैं या एक कॉइन 3 टाइम्स टॉस किया जाता है, दोनों सेम ही बात है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम? सबसे पहले फर्स्ट पार्ट सोल्व करेंगे। तो इसमें क्या है? इवेंट E सच दैट हेड ऑन थर्ड टॉस। तो इवेंट E क्या है? थर्ड टॉस पे H है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं। तो एक तो इसी में है HHH, ठीक है, और कहाँ पे है थर्ड टॉस पे? HTH। ये वाला भी केस सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको भी हम E में पुट कर देंगे। और ये वाला भी है THH, और कौन सा है? और TTH भी है, ठीक है। तो ये हमारे 4 एलिमेंट्स आ गए इवेंट E में, ठीक है। तो अब हम F भी कैलकुलेट कर लेते हैं। F में कौन कौन से इवेंट्स आएंगे? इसकी कंडीशन क्या है? हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। तो जो टॉसेस जिसमें हमारे वो केसेस जिसमें हमारे फर्स्ट 2 टॉस में हेड आया है, ठीक है। तो ये वाला है HHH। इसमें तीसरे पे भी हेड आ गया है, बट हमें वो कंसर्न नहीं है। हमारा मेन कंसर्न है कि फर्स्ट 2 टॉस में हेड आ जाना चाहिए, ठीक है। और कौन से में आया? HHT, ये भी है। और आप देख सकते हैं कोई जिसमें फर्स्ट 2 टॉस में हेड आया हो? कोई भी नहीं है, और यही है सिर्फ। तो यही हमारे हो गए F में एलिमेंट्स, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? E इंटरसेक्शन F कैलकुलेट कर लेंगे। मीन्स वो एलिमेंट्स जो इन दोनों सेट में कॉमन है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे HHH यही एलिमेंट कॉमन है, ठीक है। तो चलिए अब इस फॉर्मूला के बेसिस पे हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E इंटरसेक्शन F। तो वो कितने हैं? 1 है, तो 1 अपॉन, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F कितने हैं? वो कितने हैं? 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F हमारी हो जाएगी 1/2, ठीक है। इस तरीके से हम सोल्व कर लेंगे। चलिए सेकंड पार्ट देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि इवेंट E इज एटलीस्ट 2 हेड्स। तो चलिए इवेंट E में देख लेते हैं कौन कौन से आएंगे। एटलीस्ट 2 हेड्स मीन्स 2 हेड से कम नहीं होना चाहिए, ना ही तो 1 होना चाहिए और ना ही 0 हेड होना चाहिए। तो 2 हेड्स मीन्स ये भी चल जाएगा HHH क्योंकि इसमें 3 हेड्स है, ठीक है। तो ये भी आ जाएगा HHT क्योंकि इसमें एग्जैक्टली 2 हेड्स है, और HTH वाला केस भी होगा और THH वाला केस भी होगा, ठीक है। तो 2 हेड्स होने चाहिए एटलीस्ट, ज़्यादा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे कोई भी ऐसा केस नहीं है जिसमें एग्जैक्टली या 2 के इक्वल या 2 से ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये हो गए हमारे E के एलिमेंट्स। और अगर हम इवेंट F की बात करें तो यह है एट मोस्ट 2 हेड्स।
ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स होने चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो 2 से ज्यादा कौन सा है, 3 वाला है, मीन्स HH वाला है, तो ये वाला HH वाला है, तो ये वाला नहीं होगा। बाकी सब एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे एट मोस्ट 2 हेड्स वाली कंडीशन में। तो चलिए जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, HHT, HTH, THH और TTH, और कौन सा है, THT, HTT और TTT। तो ये सारे वो एलिमेंट्स है जिसमें एट मोस्ट 2 हेड्स है, ज्यादा से ज्यादा 2, 0 1 2 तक। ठीक है, अगर हम E इंटरसेक्शन F की बात करें तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, चलिए देख लेते हैं। HH तो इसमें है ही नहीं। ठीक है, तो HHT क्या इसमें है, यस ये रहा HHT, और HTH है, ये भी है, और कौन सा है, THH, ये भी है, और कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। तो हमारे ये क्या आ गए, इंटरसेक्शन F। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई F कैलकुलेट कर लेना है। कैसे करेंगे, चलो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई F इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E इंटरसेक्शन F। तो वो कितने हैं, 3। तो 3 अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F। तो F कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें 7 एलिमेंट्स है। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है E बाई F वो कितनी आ गई है, 3/7। ठीक है, चलिए अब थर्ड पार्ट कर लेते हैं। तो थर्ड पार्ट में ये बोल रहा है कि इवेंट E जो है एट मोस्ट 2 टेल्स है। ठीक है, तो एट मोस्ट 2 टेल्स मीन्स 2 से ज्यादा टेल्स नहीं होने चाहिए, जैसे लास्ट में हमारा एट मोस्ट 2 हेड्स था। ठीक है, तो मीन्स हम 3 टाइम्स T आ रहा है, TTT, उसको हम रिजेक्ट कर देंगे इवेंट E में। तो चलिए इसके सारे के सारे लिख लेते हैं हम एलिमेंट्स। तो एट मोस्ट 2 टेल्स के कंडीशन में आ जाएगा HHH, HHT, HTH, ये 0 टेल वाले, ये 1 टेल वाले हैं। तो THH और TTH ये 2 टेल्स वाले हैं, THT और HTT। ठीक है, तो ये सब एलिमेंट्स हमारे आ गए E सेट में। ठीक है, और F में क्या बोल रहा है, एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक तो होना चाहिए। ठीक है, एक से ज्यादा कितना है उससे मैटर नहीं करता, कम से कम एक, मीन्स 0 वाला केस हम नहीं ले सकते। तो इसमें हम जिसमें कोई भी टेल नहीं है वो कौन सा है, HHH, ये वाला केस हम नहीं लेंगे, इसके अलावा सारे केसेस ले लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा HHT, HTH, THH और TTH, और क्या है, THT, HTT, और आ जाएगा TTT। ठीक है, तो यहां पे अगर हम E इंटरसेक्शन F ले लें तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, चलिए देख लेते हैं। तो HHH तो है ही नहीं कॉमन में। ठीक है, HHT आ जाएगा एक तो, और HTH भी आ जाएगा, नेक्स्ट THH भी आ जाएगा, और कौन सा है, THT आ जाएगा। ठीक है, और HTT। तो ये सब एलिमेंट्स क्या है, हमारे कॉमन है, मींस इंटरसेक्शन में आ जाएंगे, E इंटरसेक्शन F। तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई F विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन F। तो वो कितने हैं, 1 2 3 4 5। हमने कोई एलिमेंट मिस कर दिया है शायद, तो यहाँ पे चलो दोबारा देख लेते हैं। HHT, HTH, THH, TTH, यस हमने TTH मिस कर दिया है, तो ये आ जाएगा TTHB। ठीक है, तो ये हमारे एलिमेंट्स आ गए 1 2 3 4 5 6। तो 6 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन F और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F, तो वो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आ गया हमारा 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई F आ गया हमारा 6/7। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व कर लेते हैं। 2 coins आर टोस्ट वंस। तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, चलिए मैं लिख देता हूं। तो 2 coins हैं, तो सबसे पहले हो सकता है कि दोनों पे हेड हेड आ गया हो, है ना, और ऐसा भी हो सकता है कि फिर हेड टेल आ गया हो, या टेल हेड आ गया हो, या TT मीन्स टेल टेल आ गया हो। तो ये 4 ही इसमें एलिमेंट्स होंगे जब 2 coins टॉस किए जाते हैं, या एक coin 2 बार टॉस किया जाता है, दोनों एक ही केस है। ठीक है,
तो अगर हम फर्स्ट के लिए प्रोबेबिलिटी निकाले, और आपको याद होगा कि हमें क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक क्या कैलकुलेट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। तो इसके लिए हमें ई चाहिए और एफ के एलिमेंट्स चाहिए, फिर उनका इंटरसेक्शन भी चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ई कैलकुलेट कर लेते हैं। ई में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, तो यहाँ पे गिवन है टेल अपीयर्स ऑन वन कॉइन। दैट मीन्स ऐसे केसेस, ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जिसमें हमारा एक पे ही टेल अपीयर हो रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एच टी और टी एच ऐसे एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे तो दोनों एच है और यहाँ पे दोनों टी है, हमें एक टेल वाला लेना था। तो एफ की अगर हम बात करें, इसमें क्या गिवन है, वन कॉइन शोज हेड, तो यहाँ पे हमें हेड वाले लेने हैं। ठीक है, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, एच टी और टी एच। यहाँ पे तो दोनों हेड है और यहाँ पे दोनों टेल है, तो ये हम नहीं ले सकते। तो यहाँ पे अगर हम ई इंटरसेक्शन एफ कैलकुलेट करें तो क्या आ जाएगा, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स जो है, तो ये दोनों ही कॉमन है, तो एच टी और टी एच दोनों ही कॉमन आ जाएंगे। तो चलिए अब प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, पी ई बाई एफ। तो क्या होगा, पी ई बाई एफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ। तो चलिए देख लेते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट्स है, 2, तो 2 अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ, यहाँ पे भी 2 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ कितना आ गया हमारा, फर्स्ट पार्ट के लिए 1। ठीक है, और अगर हम सेकंड पार्ट सोल्व करें तो सेकंड पार्ट में जो ई है उसमें क्या क्या इवेंट्स एलिमेंट्स आएंगे, नो टेल अपीयर्स। ठीक है, तो कोई भी टेल नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या एलिमेंट आएगा, एच एच। तो क्योंकि बाकी जो एलिमेंट्स है उस सब में क्या है, टेल है। और अगर हम एफ की बात करें, नो हेड अपीयर्स है इसमें, तो नो हेड मीन्स कोई भी हेड नहीं होना चाहिए। तो कौन सा एलिमेंट आएगा, टी टी वाला, तो यह आ गया हमारा टेल टेल। ठीक है, अगर हम ई इंटरसेक्शन एफ की बात करें, मीन्स कॉमन एलिमेंट्स इन ई एंड एफ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एच एच है, ये टी टी है, तो कोई भी एलिमेंट्स यहाँ पे कॉमन नहीं है, तो हम लिख सकते हैं 5। ठीक है, आपने सेट में सीखा होगा कि अगर कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं होते तो हम 5 लिखते हैं इंटरसेक्शन। और अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो वो क्या लिखेंगे हम, 0। तो अगर हम ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ कैलकुलेट करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ इट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ। तो आप देखो कि यहाँ पे जो 0 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन एफ, तो 0 अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ वो कितना है, 1, तो 0 अपॉन 1 कितना आ जाएगा, 0। तो इसका आ गया हमारा 0 और इसका प्रोबेबिलिटी आ गया हमारा 1। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। तो जब डाई 3 टाइम्स टॉस की जाती है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, है ना, वो होंगे, एक बार अगर थ्रो की जाती है तो 6 आउटपुट्स या 6 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। अगर 2 बार डालते हैं, थ्रो करते हैं, तो 6/6 होता है 36। और अगर 3 टाइम्स कर रहे हैं तो 3 टाइम्स 6 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 216। तो इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम सैंपल स्पेस में लिखना पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, ई सेट वाले एलिमेंट्स ही देखेंगे। ठीक है, तो क्या क्या होंगे, इसमें गिवन है जो इवेंट है 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस। तो थर्ड टॉस के लिए कंडीशन गिवन है कि 4 अपीयर होना चाहिए, फर्स्ट और सेकंड में कुछ भी हो सकता है। तो चलिए इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, सपोज 1 1 4, तो फर्स्ट 2 पे 1 1 और थर्ड पे क्या आना चाहिए, 4, वही हमारे इवेंट ई में होंगे। तो अगर हम 1 2 4 लिखे तो ये भी सही है ना। तो मैं सेकंड वालों को चेंज कर रहा हूं और फर्स्ट वालों को सेम लिख रहा हूं, तो 1 3 4 ये भी केस होगा, और 1 4 4 1 5 4 और 1 6 4। तो ये तो तब आ गई जब फर्स्ट पे 1 है और सेकंड पे मैं चेंज करते जा रहा हूँ, और 4 पे तो हमें पता ही है कि 4, थर्ड पोजीशन पे तो हमें पता ही है कि 4 होना चाहिए। तो चलिए इसके आगे के एलिमेंट्स क्या होंगे, हम लिख सकते हैं 2 1 4, मीन्स फर्स्ट पे हमारा
2 आ गया है, और अब 1 को वेरी करते जाएंगे, मीन्स सेकंड वाले को वेरी करते जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2 2 4, और ऐसे ही अगर हम वेरी करें तो ये आ जाएगा 2 अप टू 6 एंड 4। इतना क्लियर है? जैसे यहाँ पे 1 6 4 आ गया है। अब अगर हम 3 के साथ स्टार्ट करें तो हम लिख सकते हैं 3 1 4, और 1 ये सेकंड वालों को वेरी करते जाएंगे तो हम लिख सकते हैं 3 6 4। ठीक है, मेनली हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम आगे बढ़ें तो क्या लिख सकते हैं 4 1 4, मीन्स फर्स्ट पे 4 अपीयर हो रहा है और सेकंड वाले को हम वेरी करते जाएंगे, और थर्ड पे तो फिक्स ही है, तो यह आ जाएगा 4 2 4, और अप टू कहाँ तक होगा 4 6 4। सिमिलरली हमारा 5 1 4 से स्टार्ट होगा और अप टू 5 6 4 तक चला जाएगा। ठीक है, और लास्ट में क्या आएगा 6 1 4 एंड अप टू 6 6 4। ठीक है, तो ये आ गए हमारे एलिमेंट्स ई के। और अगर हम एफ की बात करें तो इसमें क्या क्या है 6 एंड 5 अपीयर्स रेस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। तो फर्स्ट 2 टॉस पे हमारा 6 एंड 5 आना चाहिए और बाकी कुछ भी आ सकता है थर्ड पे। ठीक है, तो चलिए इसके भी केसेस लिख लेते हैं। तो फर्स्ट पे 6, सेकंड पे 5, ये तो फिक्स है, और थर्ड पे सपोज 1 आ गया। और क्या पॉसिबल है 6 5 2 भी पॉसिबल है, और 6 5 3 भी पॉसिबल है। तो इसी तरीके से हम सारे लिख सकते हैं 6 5 4, 6 5 5 और 6 5 6। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए ए इंटरसेक्शन एफ। और ये सब हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 6 से 9 तक हमें क्या कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। ठीक है, तो इसके लिए हमें ई और एफ सेट चाहिए, फिर इंटरसेक्शन भी चाहिए। तो चलिए मैं फिर से लिख देता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ, ये हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे अगर हम ई इंटरसेक्शन एफ की बात करें तो वो कितना आएगा। तो इन दोनों एलिमेंट्स में, इन दोनों सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है वो हमें इंटरसेक्शन एफ में डालने हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, हमें पता है कि जो इवेंट ई है उसमें लास्ट टर्म 4 फिक्स है ना। तो यहाँ पे भी जो हमारा 4 है वो ये वाला है लास्ट में 6 5 4 वाला। तो यही जो एलिमेंट है वो कॉमन होगा, बाकी सब डिफरेंट होंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 4 4 वाले ही हैं सब कुछ। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं दैट 6 5 4 एलिमेंट हमारा कॉमन होगा दोनों सेट में। और ये 6 5 4 कहाँ पे है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये है ना 6 6 4, तो इसके पहले वाला जो एलिमेंट है वो कितना होगा 6 5 4। तो ये वाला एलिमेंट ही सिर्फ कॉमन है। तो चलिए अब प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, वो तो बिल्कुल आसान है अगर ये लिख लिया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई एफ कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन एफ, तो वो कितना है 1 ही है। ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ तो वो कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 एलिमेंट्स हमारे एफ में हैं। तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो है 1/6। ठीक है, तो इस तरीके से आप सोल्व कर लेंगे। मेन जो इंपॉर्टेंट है वो है आप ई को अच्छे से लिख ले और एफ को भी अच्छे से लिख ले, और फिर इंटरसेक्शन तो देख ही सकते हैं कौन कौन से कॉमन है। तो ये दोनों अगर आप कर लेंगे काम कि ई में कौन से एलिमेंट होंगे, एफ में कौन से एलिमेंट होंगे, तो आप इजीली प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व कर लेते हैं, और इसमें भी हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर। ठीक है, और ई इवेंट में क्या है सन ऑन द वन एंड एंड एफ है फादर इन द मिडिल। तो हम क्या करेंगे, अब सारे के सारे केसेस सैंपल स्पेस में डालेंगे, जो भी तीनों के तीनों ओरिएंटेशन या रैंडमली खड़े हो सकते हैं, जो भी पोजीशन उनकी हो सकती है। तो एस में क्या क्या आएगा चलिए देखते हैं। मैं मदर को एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और फादर को एफ से और सन को एस से। ठीक है, आप समझ जाना। तो सैंपल स्पेस की अगर हम बात करें, हो सकता है कि पहले मदर हो, फिर फादर हो और सन हो। ठीक है, ये केस हो सकता है, पहले मदर है, बीच में फादर है और साइड में सन है।
या फिर ऐसा हो सकता है मदर को फिक्स रखते हैं और सन और फादर की पोजीशन चेंज कर देते हैं, तो ये भी एक केस हो सकता है। ठीक है, और क्या केस हो सकता है कि फादर सबसे पहले खड़े हो और फिर मदर और सन हो, तो FMS और फादर को फिक्स रखते हैं और S और M मीन्स सन को पहले डाल देते हैं और फिर मदर को, तो FSM ये भी केस हो सकता है। अब कौन से बचे, मदर भी फर्स्ट पे आ गई और फादर भी फर्स्ट पे आ गए, अब सन को फर्स्ट पे ले लेते हैं। तो सपोज सन फर्स्ट पोजीशन पे है, फिर फादर है, फिर मदर है, या ऐसा भी हो सकता है कि सन फर्स्ट पे है, फिर मदर है, फिर फादर है। तो ये सब जो 6 केसेस हैं ये पॉसिबल हो सकते हैं उनकी पिक्चर के लिए। ठीक है, तो अब इवेंट ई देख लेते हैं, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, किस तरीके से वो खड़े हो सकते हैं। तो सन और वन एंड मीन्स एंड पे हमारा सन होना चाहिए, तो ये वाला भी हो सकता है MFS एंड पे है, या फिर ये भी हो सकता है FMS, यहाँ पे भी S मीन्स सन एंड पे है। और कौन सा केस हो सकता है, SM वाला भी हो सकता है, SFM वाला भी हो सकता है और SMF वाला भी हो सकता है। तो ये चारों केसेस हमारे क्या आ गए इवेंट ई में। और अगर हम इवेंट F की बात करें तो यहाँ पे फादर इन द मिडिल मीन्स वो सब पोजीशंस जहाँ पे फादर मिड में है, तो कौन कौन से केस हो सकते हैं, देखो यहाँ पे है MFS फादर मिडिल में है, और कहाँ पे मिडिल में है, यहाँ पे भी है SFM। ठीक है, तो मिडिल में जो है वो केसेस आ गए हैं 2। तो अब अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F कैलकुलेट करना है तो क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E इंटरसेक्शन F अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F। तो यहाँ पे हमें E इंटरसेक्शन F भी पता करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, E इंटरसेक्शन F हम कॉमन एलिमेंट्स देख लेंगे E और F में, तो कौन कौन से है, क्या MFS इसमें भी है, यस MFS यहाँ पे है, तो यहाँ पे है, तो MFS हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट। और SFM कहाँ पे है, चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे है, तो SFM, तो ये दोनों ही एलिमेंट्स क्या आ गए हमारे कॉमन आ गए हैं, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स मीन्स इंटरसेक्शन F कितना लिख सकते हैं 2, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F कितना लिख सकते हैं, ये भी 2 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई हमारी E/F की 1। इस तरीके से हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व कर लेते हैं। अ ब्लैक एंड अ रेड डाइस आर रोल्ड। फर्स्ट पार्ट है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9 गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्ट्स इन अ 5। तो यहाँ पे थोड़ा लेवल बढ़ चुका है क्वेश्चंस का। पहले तो E और F हमें गिवन होते थे, उसके सिर्फ हमें एलिमेंट्स बनाने होते थे, अब हमें इवेंट E और F खुद ही सर्च करने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो इवेंट E है वो कैसे होगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9, तो हम लिख सकते हैं E इवेंट है सम ग्रेटर देन 9। ठीक है, तो अब इसमें हम इवेंट्स एलिमेंट्स देख लेंगे कौन कौन से आएंगे। तो 9 से बड़े होने चाहिए और 2 डाइस रोल की गई है मीन्स सम 10 होना चाहिए एटलीस्ट, 10, 11, 12 वो सब केसेस आ सकते हैं। तो सपोज मैं पहले ब्लैक डाई पुट कर रहा हूं और फिर रेड डाइस। ठीक है, तो सपोज ब्लैक डाइस पे 6 आ गया, तो 9 से बड़ा होने के लिए, सम बड़ा होने के लिए हमें क्या करना होगा, रेड पे हमारे जो एलिमेंट होगा वो 4 होना ही चाहिए फेवरेबल। ठीक है, तो 6,4 और कौन सा फेवरेबल हो सकता है, 6,5 भी हो सकता है क्योंकि ये 11 हो गया तो ऑब्वियसली 9 से बड़ा ही है। और अगर हम 6,6 ले लें तो ये भी हो सकता है क्योंकि ये 12 हो गया है। तो इस तरीके से हम सारे केसेस लिखने की कोशिश करेंगे। सपोज हमारी जो ब्लैक डाइस है मीन्स फर्स्ट डाइस है उस पर हमारा 5 अपीयर हो गया है, 6 वाले ले लिए, अब 5 पे, तो 9 से बड़ा होने के लिए मीन्स 10 होने के लिए एटलीस्ट हमारा रेड डाइस पे कितना होना चाहिए नंबर 5, तो 5 + 5 कितना हो जाएगा फिर 10। तो हम और क्या लिख सकते हैं 5,6, ये कितना हो जाएगा 11, तो ये भी एक्सेप्टेबल है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें और 6, 5 के केसेस हो गए, 4 ले ले, अगर हम ब्लैक डाइस पे 4 ले लें तो यहाँ पे कितना होना चाहिए एटलीस्ट 6 होना चाहिए, 4 + 6 10 है ना। तो ये हो गए हमारे 4 के केसेस।
अगर हम ब्लैक डाई पे 3 कंसिडर कर लें तो मैक्सिमम रेड डाइस पे कितना होगा, 6 होगा, तो 3 6 9 हो जाएगा। बट हमें चाहिए ग्रेटर देन 9, नॉट 9, तो हम यही केसेस फेवरेबल मानेंगे इवेंट ई के लिए, ठीक है। और हमारा इवेंट एफ क्या है, गिवन दैट ब्लैक रिजल्टेड इन अ 5, तो जो ब्लैक डाइस पे है वो एटलीस्ट 5 है, एटलीस्ट नहीं मीन्स एग्जैक्टली 5 है। तो ब्लैक डाइस को मैं फर्स्ट पे रिप्रेजेंट करता हूं, तो ये है 5,1, ये केस हो सकता है एफ में, या 5,2, या 5,3, 5,4, 5,5, ठीक है। रेड पे कुछ भी आ रहा हो, ब्लैक पे हमें क्या रखना है, 5 5 5, ठीक है, और 5,6। तो ये आ गए हमारे एफ के एलिमेंट्स। तो अगर हम ई इंटरसेक्शन एफ ले लें, क्योंकि आपको पता ही है हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ भी चाहिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए, तो ये क्या आएंगे, इसमें जो भी कॉमन टर्म्स होंगे वो हम इसमें डाल देंगे। तो कौन कौन से टर्म हो सकते हैं, आपको पता है कि जो एफ है उसमें 5 ही है फर्स्ट पे, तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन से हैं 5 है, तो 5,5 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, और 5,6 भी है, तो 2 एलिमेंट्स हमें कॉमन मिल गए, तो 5,5 एंड 5,6, तो ये आ गए हमारे नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, है ना, यही तो कंडीशनल होती है, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई ऑफ गेटिंग ग्रेटर देन 9 सच दैट इवेंट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, और वो क्या है, दैट ब्लैक रिजल्टेड इन अ 5, ठीक है, जो हमने एफ में केसेस कंसिडर किया। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ। तो कितने हैं कॉमन एलिमेंट्स, 2 है, तो 2 अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ, और एफ में कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो हम लिख सकते हैं 2/6, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 1/3, ठीक है। तो चलो अब पार्ट 2 कर लेते हैं सोल्व, ठीक है। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8 गिवन दैट रेड डाइज रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4। तो हम यहाँ पे इवेंट ई और एफ, इवेंट एफ सर्च करने की कोशिश करेंगे। तो जो इवेंट ई है वो क्या होगा यहाँ पे, दैट विल बी इक्वल टू ऑब्टेनिंग द सम 8, तो सम 8 होना चाहिए, ये हो गया हमारा इवेंट ई, ठीक है। तो इवेंट ई में चलो एलिमेंट्स लिख लेते हैं कौन कौन से आएंगे, तो कौन कौन से हो सकते हैं, 8 चाहिए हमें सम, तो पहले अगर हम 6,2 ले लें तो हमारा 8 हो जाएगा, एग्जैक्ट 8 होना चाहिए। तो अब क्या ले सकते हैं 5,3, ये भी 8 हो जाएगा, और अगर हम 4,4 ले लें ये भी 8 हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ कि ब्लैक का नंबर डिक्रीज करते जा रहा हूँ, और जहाँ पे भी हमारा 8 नहीं आएगा वो हम वहाँ पे हम फिनिश कर लेंगे। तो 6 5 4, अगर हम 3 ले लें तो 3 + 5 8 हो जाएगा वो भी, ठीक है। इस तरीके से हम सब के सब सर्च करते जाएंगे कौन कौन सा हो सकता है। और 3 के बाद अगर हम 2 ले लें तो 2 + 6 हमारा 8 हो जाएगा। अगर हम 1 ले लें तो 1 के साथ कोई भी नंबर ऐसा नहीं है, मीन्स 6 से ज़्यादा है 7, और 7 तो डाई पे होता ही नहीं है, तो 1 + 7 8 होता है, बट वो हमारा पॉसिबल नहीं हो सकता है सैम्पल स्पेस में। तो हमारे जो इवेंट ई के एलिमेंट्स आ गए वो आ गए ये 5 एलिमेंट्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इवेंट एफ सोचना है। तो एफ क्या है, गिवन है, गिवन दैट, तो जो गिवन दैट के बाद इवेंट है वो एफ मान लो, ठीक है। रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4, तो हम लिख सकते हैं रेड डाई हैज नंबर लेस देन 4, ठीक है, लेस देन 4। तो एफ के कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, चलिए लिख लेते हैं। तो जो रेड डाई है वो मैं सेकंड पोजीशन पे लिख रहा हूं और फर्स्ट पोजीशन पे ब्लैक डाई लिख रहा हूं। तो कौन कौन से होंगे, सपोज 1 और लेस देन 4 होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए हमारा फिक्स, सेकंड पोजीशन पे 1 ले लेते हैं, फिर 2 वाले केसेस ले लेंगे, फिर 3 वाले ले लेंगे, ठीक है, लेस देन 4 के लिए। तो ये आ गया 1,1। अगर हम 2,1 ले लें तो ये भी सेटिस्फाई करेगा, 2 3,1 ये भी आ जाएगा, 4,1 मीन्स रेड डाई पे हमारा 1 है और ब्लैक डाई पे हमारे नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, चेंज होते जा रहे हैं।
तो 5,1 का भी आ जाएगा केस, 6,1 का भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 वाले केस हो गए रेड डाई पे। और अगर हम आगे बात करें तो 2 वाले भी ले सकते हैं। तो क्या होंगे 1,2, 2,2 और 3,2 और क्या हो सकते हैं 4,2, 5,2 और 6,2। ठीक है, और आगे क्या ले सकते हैं 3 वाले केसेस जो रेड डाई पे होंगे। तो चलिए लिख लेते हैं 1,3, 2,3 और 4,3, 5,3 और लास्ट होगा 6,3। अब हम 4 पे नहीं जाएंगे क्योंकि लेस देन 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ये काउंट करें तो ये कितना होगा 1 वाले कितने हैं, ये 6 नंबर्स हैं, और ये भी कितनी बार आ रहा है 2 वाले, ये भी 6 हैं, तो टोटल हो जाएगा 18। तो अब हम क्या करेंगे E इंटरसेक्शन F कंसिडर करेंगे। ठीक है, इनके कॉमन एलिमेंट्स। तो कॉमन एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो ये कम है, ये देख लेते हैं कि इसमें है या नहीं। तो 6,2 इसमें है या नहीं, यस यहाँ पे है देखो। और 5,3 इसमें है या नहीं, तो यहाँ पे है ये तो। और 4,4 ये तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पे जो रेड डाई है उसके एलिमेंट्स 4 से कम है और यहाँ पे 4,4 है, तो ये F में होगा ही नहीं। और ऐसे ही सिमिलरली 3,5 भी नहीं है इसमें और 2,6 भी नहीं है। तो जो कॉमन एलिमेंट्स आ गए हैं वो आ गए हमारे 6,2 और 5,3। तो ये आ गए हमारे कॉमन एलिमेंट्स। अब हमें क्या करना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। सेम फॉर्मूला जो हम यूज करते आ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E सच दैट F हैज हैपेंड। तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E इंटरसेक्शन F अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F। तो ये कितना आएगा, कॉमन एलिमेंट्स कितने आ गए 2 है ना, तो 2 अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F। और वो कितने हैं टोटल, हमने अभी काउंट किए थे, वो 18 है। तो 2 अपॉन 18, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/9। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस सोल्व कर लेंगे, इस तरीके के E और F कैलकुलेट करके। ठीक है बच्चों, आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे सोल्व किए हैं। मुझे उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। तब तक लर्नो हब पे बने रहिए क्योंकि लर्नो हब पे सभी कंटेंट फ्री है पर बेस्ट है।